साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक महत्वपूर्ण खबर सनातन धर्म को लेकर है दोस्तों। और सनातन धर्म को जो खत्म करने का सपना देख रहे हैं ना, डीएमके इंडिया अलायंस के लोग, उन्हें हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। जी हां, सनातन धर्म को खत्म करने को लेकर जो विमर्श शुरू किया गया है, उस पर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बातें रखी हैं, जिस तरीके से ऑब्जर्वेशंस दिया है, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं और उसे रोका गया है, वो देखकर आपको समझ में आएगा कि इन लोगों को किस प्रकार से झटका लगा है। दो राज्यों की खबर मैं दिखाऊंगा। एक मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां बाके बिहारी की जमीन छीनकर उसे कब्रिस्तान बना दिया गया। अब आप कहेंगे, जब आप पूरी खबर देखेंगे तो इसमें सनातन धर्म खत्म करने जैसी कोई बात नहीं है, ये एक मामला है। लेकिन इस मामले को देखकर समझ में आएगा कि यहाँ पिछले कई दशकों से हो क्या रहा था। और दूसरा मामला है दोस्तों तमिलनाडु का, जहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ एक यूनिवर्सिटी ने गजब का काम किया और उस पर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी दी वो गजब का है। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों तमिलनाडु से इसलिए इसकी बात की शुरुआत करूंगा क्योंकि यहीं पर सबसे पहले सनातन धर्म को खत्म करने की हुंकार भरी गई। एक महत्वपूर्ण पार्टनर है डीएमके, और तमिलनाडु में तो विपक्ष की ही सरकार है ना। डीएमके, कांग्रेस, ये सारे इंडिया अलायंस के लोग तो आपस में मिले हुए हैं और कई पार्टियां इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। यहाँ मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, और वो भी मुंबई बैठक के फौरन बाद, खुद कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ही हुंकार भरी थी कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर दिया जाए। और उसके बाद क्या हुआ, ये मामला और आगे बढ़ा। इसके बाद इसकी तुलना सनातन धर्म की एड्स जैसी बीमारी से की गई, लेप्रोसी से की गई। पता है ना कितना दिल दुखाया गया इस देश में हिंदू धर्म मानने वालों का, सनातन धर्म के प्रति समर्पित लोगों का, और बहुसंख्यक आबादी है, तब ये बातें कही गई। और उसके बाद डीएमके के एक मंत्री ने दोस्तों ये भी खुलासा कर दिया कि इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को खत्म करने के लिए एकजुट हुआ है। मतलब इस बारे में इनकी राय एकजुट है कि सनातन धर्म के खिलाफ है। तो ये परिस्थिति सामने रखी गई, खुलासा हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये जानबूझकर करना चाहते होंगे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा होती चली गईं कि ये कहने को मजबूर हो गए। अब देखिए, सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु में जिस तरीके से बातें कही गई, माहौल बनाया गया, और सिर्फ कहा गया ऐसा नहीं है दोस्तों, कई सारी घटनाएं हैं जिसको दिखाना जरूरी है। लेकिन मैं सिर्फ कोर्ट के मामले को सामने रख रहा हूं, कोर्ट का मामला रख रहा हूं, इसलिए उस विषय को बताना जरूरी है। यहाँ के तिरुवरूर जिले के एक सरकारी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्राओं का कॉलेज है और उस कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें छात्राओं को सनातन धर्म के खिलाफ स्पीच तैयार करनी थी, उसे तर्क रखना था, उन्हें बोलना था सनातन धर्म के खिलाफ। आप सोचिए, मतलब टॉपिक ही ये रखा गया। मतलब कैसे बच्चों में क्या भावनाएं भरी जानी है, इस बात को बड़े अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और ये सब कुछ कब हो रहा था, डीएमके के संस्थापक अन्नादुराई की जन्म जयंती के अवसर पर होना था। और माना जा रहा है दोस्तों, जो मैंने देखा, डीएमके के विधायक की पहल पर ऐसा किया गया। और जैसे ही लोगों को पता चला, सर्कुलर जारी कर दिया गया था कॉलेज की तरफ से कि आप लोगों को तैयार करना है, सनातन धर्म के खिलाफ आपको बोलना है, स्पीच तैयार करनी है, तर्क देना है। जब विवाद बढ़ा, भाजपा के लोगों ने, वहाँ तो भाजपा एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही है ना, बिना किसी कन्फ्यूजन के। और मैं तो आपको दिखा चुका हूँ तमिलनाडु के रियल सिंघम अन्नामलाई के बारे में। उन्होंने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। विवाद बढ़ा, इनको लगा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तुरंत कॉलेज ने सर्कुलर वापस ले लिया। लेकिन जब तक ये चल रहा था ना, तब तक ये मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया। जी हाँ, तमिलनाडु में हाई कोर्ट में पहुंच गया। और हाई कोर्ट ने जो कहा दोस्तों, वो डीएमके के मुंह पर तमाचा है, पूरे इंडिया अलायंस के चेहरे पर तमाचा है, क्योंकि उनका गठन ही इसीलिए हुआ था।
और यूनिवर्सिटी ने, अब देखिए जब यह हाईकोर्ट मामला पहुंचा उसके बाद यूनिवर्सिटी ने तो खुद ही डर से इस सर्कुलर को वापस ले लिया। तो हाईकोर्ट में जो याचिका गई थी उसका तो मकसद वैसे ही पूरा हो गया। लेकिन सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा वो सबको जरूर सुनना चाहिए। पता चलेगा जो लोग ये आह्वान कर रहे हैं ना सनातन धर्म को मिटाने का, उनको ये समझना चाहिए कि ये है क्या, कोर्ट ने क्या कहा है। आप देखिए अदालत ने कहा, मैं कोट अनकोट में लाइव लॉ से उठा करके आपको बता रहा हूं, सनातन धर्म को व्यापक रूप में इटर्नल ड्यूटीज के रूप में, इटर्नल ड्यूटीज के एक समूह के तौर पर जाना जाता है। इटर्नल ड्यूटीज, इसे किसी एक विशेष ग्रंथ या साहित्य में नहीं ढूंढा जा सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए मल्टीपल सोर्सेस हैं। ये सोर्सेस या तो हिंदुइज्म से संबंधित हैं या हिंदू जीवन पद्धति से जुड़े हुए हैं। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, किसी का अपने माता पिता और गुरु के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और बहुत सारे अन्य कर्तव्य शामिल हैं। ये जो राजधर्म की बात होती है ना, आप देखिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को कुचलने का प्रयास हो रहा है, तो कोर्ट ये बता रहा है कि आपका राजधर्म क्या है, और हिंदुइज्म इसी की तो बात करता है। और इसके आगे कोर्ट ने जो कहा एक और आपको मैं सुनाता हूं, कोटेबल कोर्ट्स में, ये भी लाइव लॉ से मैंने उठाया है। अदालत ने कहा, कोर्ट ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, अगर किसी विवादित सर्कुलर द्वारा चुने गए किसी विषय की जांच अब इन कर्तव्यों के आधार पर की जाती है, मतलब सनातन के खिलाफ बोलना, उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि ये सारे कर्तव्य अब खत्म करने योग्य हैं। समझ रहे हैं ना, कर्तव्य अभी क्या बताया था, माता पिता, राजा, गुरु, सारी चीजें बताई थी। अब देखिए, क्या एक नागरिक को अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए? अदालत ने पूछा है। क्या अपने राष्ट्र की सेवा करना उसका कर्तव्य नहीं है? क्या माता पिता की देख रेख नहीं करनी चाहिए? इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति चिंता स्वाभाविक है, और इसलिए यह अदालत उस पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सकी। देख रहे हैं ना, ये जो विमर्श चल रहा है उससे अदालत भी चिंतित है, परेशान है। ये किस प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जहां आप सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो कि इस देश की आत्मा है। तो ये तमिलनाडु का मामला है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा मामला दिखाता हूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। यहां तमिलनाडु की तरह तो कहा नहीं गया कि सनातन धर्म को खत्म करने का मकसद है, लेकिन जो किया गया वो तो उसी दिशा में प्रयास था। मतलब इतना खतरनाक कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर तो भगवान कृष्ण बांके बिहारी की जमीन के खिलाफ ऐसी साजिश रची गई कि जिस जमीन पर भगवान कृष्ण ने अटखेलियां की थी उसे ही कब्रिस्तान की जमीन बना दी गई। है ना आश्चर्य की बात। और इस जमीन को छीनने के लिए बांके बिहारी की जमीन को क्या कुछ किया गया, आप जरा एक ग्राफिक्स में देखिए। बांके बिहारी की जमीन को पहले तालाब की जमीन बताया गया, दशकों पहले, ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं। फिर उसे कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कर दिया गया कि यह कब्रिस्तान है, बताइए, बांके बिहारी की जमीन। और उसके बाद उसे पुरानी आबादी में बदल दिया गया, फिर खेल किया गया। और जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई दोस्तों, तो इसे बदलने को कहा। जब उन्होंने देखा कागज पे, फटकार लगाई और फिर कहा कि इसे वापस बांके बिहारी को दिया जाए। अब इसका खेल भी मैं आपको समझा देता हूं। खेल इसका 2004 में शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो उनकी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता भोला खान पठान ने सीएम को संबोधित करते हुए एक अर्जी दी और कहा कि इस जमीन को कब्रिस्तान बना दिया जाए। अब सोचिए, बांके बिहारी की जमीन को एक भोला खान पठान, उस समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता, माने कितना
ख्याल रखते हैं। मुलायम सिंह की सरकार कर रही थी, आपको तो वैसे भी राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने जो कहा ये सब कुछ भी पता है, उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ इसी मामले को दिखा रहा हूं। और फिर क्या था दोस्तों, जब उन्होंने लिखा तो तत्कालीन जो मुख्य सचिव हैं तुरंत आदेश दे दिया कि बदल दिया जाए, और सरकार के आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हो गई। और इसके बाद क्या होना था, संघर्ष। यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है ना, तमिलनाडु में तो 1600-1700 साल पुरानी ज़मीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी, तो यहाँ भी वही होना था, संघर्ष। बस आप लड़ते रहिए, लीगल बैटल करते रहिए। अब मंदिर ट्रस्ट लड़ता रहा, कई अर्जी दी, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड भी जाना पड़ा, उसने एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया, जांच की, और वक्फ बोर्ड ने, आपको हैरानी होगी, वक्फ बोर्ड ने भी पाया कि ये गलत किया गया है, ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन बना दी गई वो भी गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकारी कागज है उसमें नाम नहीं बदला। और एक और कमाल हो गया इस बीच, अब बड़ा मतलब आप समझिए किस लेवल पे ये इकोसिस्टम काम करता है। कब्रिस्तान के नाम से हटा दी गई ज़मीन और उसे पुरानी आबादी में बदल दिया गया, और तब जा कर के ये हाईकोर्ट सख्त हुआ था। हालांकि जब मैंने देखा वेबसाइट न्यूज़ पर दोस्तों, तो पता चला कि बांके बिहारी का मंदिर तो ये सदियों पुराना, ये तो आज का है नहीं, कब का है इसका तो इतिहास भी किसी को नहीं पता। और जो मैंने एक बार आपको दिखाया था हजारों साल पहले जो रिकॉर्ड मिलते हैं, लेकिन कागज में सरकारी दस्तावेज की भी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर ट्रस्ट ने 1953 की खतौनी निकलवाई और पता चला, आप देखिए कुछ कागज आपको दिखा रहा हूं, उसमें खसरा नंबर 3217 में 0.36 डिसमिल या करीब 2.25 बीघा जमीन मंदिर के नाम पर दर्ज है। यह 1953 की खतौनी, और उसके बाद 1962-64 में चकबंदी खत्म हुई तो इसे मिला खसरा नंबर 1081, और इसमें भी जमीन बांके बिहारी के नाम ही दर्ज रही। लेकिन आपको पता है ना दोस्तों कि जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने में लगे हैं या फिर तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, उसे क्या मतलब कि ये जमीन भगवान कृष्ण के नाम पर है या कब्रिस्तान के नाम पर है, कौन छीन रहा है कौन नहीं छीन रहा है। यहां तो लोगों को उस चीज की परवाह नहीं है ना, और उनका तो काम ही सिर्फ एक ही है, तुष्टीकरण। तो कुल मिलाकर जब हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई दोस्तों, तब जाकर हाई कोर्ट ने बड़ी ही सख्ती के साथ यह आदेश दिया कि संबंधित जमीन को बांके बिहारी के नाम किया जाए। यानी ये सोचिए कि आजादी के बाद इस देश में क्या खेल चल रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात बड़े ध्यान से समझिए कि जो चीजें पहले चोरी छिपे होती थी, तुष्टीकरण के नाम पर कर दी जाती थी बिना बताए, आज जब प्रधानमंत्री मोदी का काल आया तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि ये चोरी छिपे तो छोड़िए, खुलेआम सारी चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं और बता भी रहे हैं। कर्नाटक मॉडल में तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है ना, ये कहते हैं ना कि किसी बिल में अगर वो डालें केरोसिन तेल तो कीड़े निकल पड़ते हैं, वैसी स्थिति ये तुष्टीकरण के जितने लोग हैं वो एकदम से बाहर हो करके एकदम छटपटा रहे हैं, उटपटांग बयानबाजी दे रहे हैं, और तभी जाकर ये बात कहने की हिम्मत पैदा होती है कि हम सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। और इसीलिए इंडिया अलायंस के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इसीलिए देखते जाइए दोस्तों, ये आपके इस देश की आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो कहा वो इन लोगों के लिए एक नज़ीर की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।